कार्रवाई के लिए रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एजेंडों के ऊपर पास हुए हैं, चर्चा रखी गई है, मंत्रिमंडल ने जो नई गौशालाओं के लिए उनकी भूमि खरीद के लिए या बिक्री के लिए उसकी डीड दस्तावेज पर लगने वाला स्टैंप शुल्क वो 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदना चाहेगा तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको माफ किया है। गौशाला सोसाइटी ट्रस्ट के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होगा, ये भी उसके अंदर कहा गया है। पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार लगातार गौ सेवा, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रणी भूमिका में काम कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि गौ माता की सुरक्षा के लिए हमने जो सख्त कानून बनाया है, पहले गौ सेवा आयोग का बजट केवल 2 करोड़ रुपए था। अगर हम 2014 से पहले देखें तो गौशालाओं के लिए यह बजट 2 करोड़ रुपए था, जो आज हमने बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उसको किया है, ताकि बेसहारा गौ माता न रहे, उसके संरक्षण और उसके रक्षण के लिए सरकार गति से काम कर रही है। हमने नगर पालिकाओं के खातों में उसकी पारदर्शिता के लिए भी आज जो मंत्रिमंडल ने सहमति दी है, आज की बैठक में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने की मंजूरी दी गई है। क्योंकि अंग्रेजों के समय के था जो लेखा जोखा रखते थे, वो लेखा जोखा उस तरीके से रखते थे। ये पिछले 100 सालों से नगर निकायों में अकाउंटिंग सिस्टम की प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का प्रावधान था। एक ही तरफ था भी आएगा कितना, उसका खर्चे का नहीं था। अब 2 लाइन सिस्टम हमने जिस अंग्रेजी हुकूमत के समय से ये चले आ रहे अन्य नियमों को खत्म किया है, उसी प्रकार नगर निकायों में भी सिंगल एंट्री को खत्म कर डबल एंट्री अकाउंट नियम लागू किया है। और पुराने नियमों में कई खामियां थी, जिसके चलते अकाउंटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने नगर पालिकाओं के खातों में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। हमने मंत्रिमंडल के अंदर जो शहीदों के सम्मान में हमने बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी श्रीमती गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने की भी मंजूरी दी है। और 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान नायक संदीप ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के कल्याण के लिए ये जो 200 वर्ग गज का प्लॉट है, ये देने का निर्णय किया है। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों
वार्डों, सभी बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में भी संशोधन किया है। इन संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं को भी दूर किया है। जनहित में जो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नीति में संशोधन किए गए हैं। 25 नवंबर 2021 की नीति के खंड 5(3)(c) में 2 गुना शब्द को 4 गुना शब्द में बदल दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कहीं जो हमारे बोर्ड या निगम उसमें कोई छोटा रास्ता है, सोसाइटी थी, उसका कोई छोटा रास्ता था, उसकी जो फीस थी वो पहले 2 गुनी लेती थी। ऐसा सुझाव आया कि इसको बढ़ा करके 4 गुना किया जाए और इसको पहले उसकी कई जटिल प्रक्रियाएं थी, अब वो मुख्यमंत्री लेवल तक ही जा करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा। नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर ही हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये तो हो ही गया जब 1 करोड़ रुपए का दे रहे हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहां दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। हरियाणा में पिछले दिनों हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि एक AI हब बनाने का, ग्लोबल हब बनाने का एक परियोजना को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसका जिक्र हमने अपने जो बजट भाषण के अंदर भी किया था कि हम 2 स्थानों को अलग अलग उनका गठन किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। AI परियोजना पर कुल 4,474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। ये जैसा मैंने बताया है कि ये जो हब बनेंगे, जो ग्लोबल हब गुरुग्राम आर्टिफिशियल एजेंसी सेंटर
और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये निर्णय किया है। एआई परियोजना का उद्देश्य पेशेवर युवाओं को तैयार करना जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निपुणता हासिल करेंगे, और लगभग इन दोनों से चाहे गुरुग्राम में और पंचकुला में 50-50 हजार युवाओं को ये रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर उनको तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश के हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत जो हमारे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और वो 20 वर्ष का अपना कलाकारी में अनुभव रखते हैं, ऐसे महान कलाकारों को जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत उनको जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को जो अप्लाई करेंगे 10,000 रुपए महीना उनको सम्मान मानदेय मिलेगा। ये भी आज मंत्रिमंडल ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। एक बड़ा लाभ हमारे लोक कलाकारों को देने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे लोक कलाकारों को मिलेगा। और उसमें क्योंकि जो नॉर्म्स हैं कि व्यक्ति एक ही जगह से ले सकता है, जैसे बुढ़ापा सम्मान भत्ता है और अब ये 10,000 रुपये वो तो एक ही जगह से उनको मिलेगा। और जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपये से 3 लाख के बीच में है, उन कलाकारों को 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है कि 1,80 से 3 लाख रुपए तक। ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक ने कि यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण की भी मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध कराई गई है। सरकार संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए ये अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ही जो हमारे सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उस धरोहर को भी नजदीक से जानने और समझने का भी वहां पर मौका मिलेगा। उसको भी आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज एक मुश्त ये फैसला किया है कि पंजाब लगातार एक छोटी सोच के आधार पर राजनीति करते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारा SYL का मामला था अपने विधानसभा में पास कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की बातें वो करते हैं कि ये पानी हमारा है, इसके ऊपर हमारा हक है। हमने पीछे भी कहा था, हम शालीनता से वहां पर बात करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का स्रोत है।
इस पानी के ऊपर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं होता, ये तो प्रकृति से मिलता है और ये देश की धरोहर है। आज भी उन्होंने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, कई विषय उसके अंदर लिखे और ये कहा कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। पंजाब द्वारा हरियाणा के पीने के पानी को, क्योंकि ये पीने के पानी की बात हो रही है, और जब पीने के पानी की बात हो रही है, हमने पहले भी ये बात कही थी कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति आ जाता है, हम पहले उसका पानी पिला करके स्वागत करते हैं। हमारे गुरुओं की भी परंपरा रही है। गुरु नानक देव जी से लेकर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारे 10 गुरुओं ने हम सबको एक दिशा, एक मार्ग दिखाया है। मैं पंजाब सरकार से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के आवाम, पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि हमारे उन गुरुओं के वचनों का पालन होना चाहिए। मैं पंजाब सरकार से, पंजाब के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ये पीने के पानी का सवाल है और इस पीने के पानी को आप ना रोकें, बिना शर्त उस पानी को आप दें, क्योंकि हमारे गुरुओं के उस वचन को आप निभाएं जो वो वचन, जो रास्ता हमें दे करके गए हैं। आप इधर उधर की बात मत करिए। मैं सुन रहा था कि मेरे को कहा गया कि वो तो रिश्तेदार है, ये भी कहा गया था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, नहरें मांग रहे हैं। भाई मान साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो बच्चे हो गए हैं, सारी उम्र थोड़ी होता है, बच्चे हो गए हैं, अब तो माँ बाप भी जाकर के घर में पानी पी लेता है। आप इस प्रकार की दूर की बात मत करिए। उन गुरुओं के वचनों का, उन गुरुओं ने जो हमें रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये पंजाब की भूमि ऐतिहासिक भूमि है। गुरुओं की जो वाणी थी, उस वाणी के ऊपर हम चल रहे हैं और उस वाणी को, उन जो गुरुओं ने रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ते हुए पीने का पानी हरियाणा के लोगों को तुरंत देना चाहिए। परंतु आज जो पंजाब विधानसभा के नेताओं ने छोटी सोच को ध्यान में रखते हुए, लंबी नहीं सोची, फिर वही प्रस्ताव पास कर दिया। हमारे मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। पूरे मंत्रिमंडल ने आज उसकी घोर निंदा की है। जो पीने के पानी को रोकने संबंधी पंजाब ने, पंजाब के नेताओं ने, मान सरकार ने जो विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव, जो अनैतिक है और जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है, भाई आप मान साहब को मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी साहब भी उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके गली गली घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये बात तो इंडी गठबंधन में दोनों शामिल है, आम आदमी भी शामिल है, मान साहब की सरकार भी इंडी गठबंधन में है, कांग्रेस भी इंडी गठबंधन में है। मैं पंजाब के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप गुरुओं के उन वचनों का पालन करें। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा
कि आप अपने आका राहुल गांधी के उस बात को ध्यान में रख करके बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान का सम्मान करें जो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्रता उसमें दी है, उसके सम्मान करने का काम करें। मैं आज जो पंजाब विधानसभा, पंजाब के नेताओं ने, जो मान सरकार के नेताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। हम पंजाब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी जो हमारे लिए, हमारे हरियाणा के लोगों के लिए एक समस्या बन रही है दिन प्रतिदिन, वो पीने के पानी को बिना शर्त छोड़ने का काम करें। मैं ऐसा पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब के लोग देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, ये इस प्रकार का जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं ये लंबा नहीं चलने वाला है। पंजाब के लोग जानते हैं, अरे हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब के अंदर, हमारा घर है, हमारा तो 1966 से पहले एक ही था, परंतु किस प्रकार के डिफरेंसेस आम जन के अंदर इनकी छोटी राजनीतिक सोच ने वो पैदा कर रहे हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की छोटी राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति को अपनाइए। पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इस प्रकार की राजनीति मत कीजिए। हम बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं, इस बात को पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं। इसका जवाब, क्योंकि पूर्व में जो दल रहे हैं, एक एक दल को पंजाब के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। उसी ढर्रे के ऊपर ये मान सरकार चली हुई है। मान सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि 1.5 साल रह गया, पंजाब के लोग देख रहे हैं, आपको भी उसी लाइन में खड़ा करने वाले हैं जिस लाइन के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, आपको भी वहीं पर भेजने का काम करेंगे। हमने जो आज मंत्रिमंडल के अंदर कहा है कि पंजाब बिना शर्त हरियाणा को पीने के पानी देने का काम करे, ये बिल्कुल ही हमने बिना शर्त कहा है। मंत्रिमंडल के अंदर आज हमारी आबकारी नीति को भी जो 2025-26 उसको भी मंजूरी मिली है। इसमें 2400 दुकानें वो आवंटित तो होंगी, 1200 जोन इसके अंदर बने हैं। दुकानों की संख्या में जो पिछले वर्ष थे उतना ही रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमने ये अब की बार निर्णय किया है, जो बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है, इनसे जो शराब के ठेके हैं उसकी दूरी पहले वो 75 मीटर थी, अब उसको बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया है, उसकी दूरी बढ़ा दी है। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान ठेका दिखना नहीं चाहिए, न ही उनका नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से सीधा संपर्क होना चाहिए। इसी प्रकार दुकानों को लाइसेंस, इस प्रकार की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों, शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। यदि ऐसी कोई
विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार में 3 लाख रुपए जुर्माना। अगर उसके बाद भी कहीं पाया जाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि 500 से कम गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने आज इस को निर्णय दिया है। नई नीति में आता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, फरीदाबाद, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4%, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर वह ट्रेवल्स खोल सकता है। पुरानी नीति में आहता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नीति में अब आहते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है। आज ये निर्णय इस मंत्रिमंडल की बैठक ने लिए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय थे। आज इन सब निर्णयों को आज मंजूरी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी जो है ये पंजाब का है जो हम बार बार उनसे मांग रहे हैं। हाँ जी, हम पानी पंजाब से क्यों मांग रहे हैं? क्या पंजाब के हिस्से का पानी मांग रहे हैं? हम केंद्र से क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जब सर्वदलीय बैठक थी, उस सर्वदलीय बैठक के अंदर एक एक विषय के ऊपर बात रखी थी, क्योंकि ये हिस्सा बटा हुआ है। पंजाब को कितना हिस्सा मिलेगा, हरियाणा को कितना हिस्सा मिलेगा, दिल्ली को कितना हिस्सा मिलेगा, राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अलग अलग उसमें डिवाइड है। और उस डिवाइड के अंदर, क्योंकि जब ये अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का समय होता है, ये क्रूशियल समय होता है, क्योंकि गर्मी का समय होता है, इसमें पानी की ज्यादा खपत होती है। और उस ज्यादा खपत के हर वर्ष, ये अब की बार नहीं, हर वर्ष ज्यादा पानी वहां से लेते हैं। और उस कड़ी के अंदर अगर पंजाब का देखें, मैंने बताया था इस वर्ष में भी पंजाब ने 9.75 जो पानी है वो ज्यादा लिया है। और अगर हम पिछले 20 साल का देखें तो 22.5% से ज्यादा पानी वो पंजाब ने वो लिया है। परंतु उसकी एवज में अब तक हमारा जो ये कह रहे हैं कि पानी ज्यादा ले लिया, पानी ज्यादा ले लिया, अब तक हम एट पार के ऊपर है, बराबर है। जितना पानी हमें लेना था उतना ले लिया। परंतु अब जो ये 3 महीने का एक्स्ट्रा पानी हम लेते थे, जिसमें हमें ज्यादा आवश्यकता पानी की पड़ती है, वो पानी देने से एक छोटी सोच या अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं फिर ये पुनः कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये हमारे गुरुओं के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है कि कोई व्यक्ति ये प्यासा ना रहे। ये हमने पीछे बताया भी था, भाई कन्हैया जी की कहानी कैसी थी वो भी मैंने बताई थी। परंतु बीबीएमपी को भंग करने की बात भी की है। आप आग्रह कर रहे हैं, लगातार आप अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज ये कहे कि बीबीएमबी को भंग कर दिया है, प्रस्ताव पारित किया है। अब पंजाब अपनी बीबीएमबी जो बोर्ड है उसका कोई वास्ता नहीं है। पुराना बोर्ड बना था, उसको पूरी तरह से भंग किया जाए। सरकार से बातचीत और वो दबाव की बात करते हैं, असली दबाव बना रहा है। इसी में एक और सवाल इसमें ऐड ऑन है कि किसी भी राज्य बात भी कर रहे थे सर, हरियाणा की ओर से क्या किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पारित हो सकता है, उसकी जब तक सेंटर से मोर्चा में। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, बीबीएमबी लोकसभा से
ये पारित बॉडी है और केंद्र सरकार के अधीन है। ये तो कल यूं कह देंगे विधानसभा में पास कर का भी हिमाचल भी मारा है, कह सका इनका, ये तो कुछ भी कह सका। ये प्रस्ताव करके कह देंगे हिमाचल हमारा है, फिर प्रस्ताव कर देंगे कि पाकिस्तान भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है। एक सिस्टम होना चाहिए। मैं तभी तो कह रहा हूं, मैं पंजाब के नेताओं को यही बात कह रहा हूं कि गुरुओं ने जो रास्ता दिखाया है आप उसको फॉलो करिए, एक तरफा मत चलिए। ये संघीय ढांचा है, आप इसकी अवहेलना मत करिए और इस संघीय ढांचे को आप बना करके रखिए। आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप तो ऐसे चल रहे हैं कि हम न संविधान को मानते हैं, न संघीय ढांचे को मानते हैं, न केंद्र के किसी प्रकल्प को मानते हैं। कल तो ये कह देंगे कि हम आर्मी भी नहीं यहां लगने देंगे। ये कोई तरीका है? जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, पहला तो कहा कि ये जो कोटा 31 मार्च तक हरियाणा यूज कर चुका है और हम अब 20 मई के बाद ही उनको पानी देंगे। और दूसरी बात सर ये कही है कि जो बीबीएमबी का पुनर्गठन विधेयक पारित किया है उसमें उनका कहना है कि बीबीएमबी खर्चा तो लेता है पंजाब से, लेकिन पंजाब के लिए बाढ़ आता है तो फ्लड गेट खोलने की बात करता है कि गाँव खाली कराओ, पानी कम होता है तो उसका इंतजाम नहीं करता। इसमें मैं एक एड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि पंजाब हरियाणा बार बार आग्रह कर रहा है लोगों की पानी का, उनको बता रहा है कि आप गुरुओं तो पानी सबको सब की बात की है कि ये बातें तो ठीक है अपनी जगह। टेक्निकल बात ये है कि पंजाब ने अब तक पानी नहीं दिया, हरियाणा में हाहाकार मची है। बीबीएमबी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपे कल सुनवाई होनी है। बीबीएमबी ने कहा कि डैम के ऊपर पंजाब ने कब्जा कर दिया, पंजाब पुलिस ने, हम पानी नहीं दे पा रहे और वो बड़ा टेक्निकल विषय है जो पानी छोड़ने का है। हरियाणा हालांकि उसमें क्योंकि बीबीएमबी पंजाब के खिलाफ गया, पंजाब डीजीपी को रिस्पोंडेंट उसको बनाया, तो हम अगला कदम हमारा टेक्निकली क्या होगा? पंजाब तो आपकी बात मान नहीं रहा, आगरा भी नहीं मान रहा, गुरुओं की बात भी नहीं मान रहा, हम पानी मेरे देखिए, क्योंकि अभी बीबीएमबी मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में है कि वो हाई कोर्ट में गया है और एक हमारे हरियाणा के आम व्यक्ति ने भी, एडवोकेट आम व्यक्ति हमारे हरियाणा का व्यक्ति है, आम तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये लग जाए कहना बीमारी आदमी ने कर दिया, आम आदमी ने नाम भी तो ऐसा रख रखा है। आम नागरिक ने एक पीआईएल डाली है हाई कोर्ट के अंदर और माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक और व्यक्ति ने डाली है, 2 डल गई हैं अलग अलग है जी। अच्छा, एक पंचायत ने भी डाली है, 2 डली हैं, एक एडवोकेट साहब ने डाली है, एक पंचायत ने डाली है और आज माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया है, गंभीरता से लिया है। कल उसके बारे में कोई ना कोई निर्णय माननीय हाई कोर्ट देगा और मैं फिर पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक तरफा नहीं चले करदा, ये बहुत लंबा चल गया है, बहुत लंबा चल गया है। मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो ना, अरे मेरी बात तो सुन, मेरा जवाब तो सुन लो, पहले मेरा जवाब सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत लंबा चल गया है। पहले भी आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना की है और कल माननीय हाई कोर्ट फैसला देगा, उस अवहेलना को भी हम उसको लागू करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। ये गंभीर क्वेश्चन है क्योंकि हमने कहा है कि पंजाब के नेता, पंजाब की सरकारें इस संघीय ढांचे को तोड़ने में विश्वास कर रही हैं। ये लंबा नहीं चलता, लंबा नहीं है चलता। मैं उनको फिर कहना चाह रहा हूं, सिस्टम होता है चलाने का, आप उस सिस्टम से चलिए। मैं आज फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 रोज पहले कही थी, हमारी वो परंपरा रही है, हमारे गुरुओं की परंपरा रही है, हम पंजाब के एक भी व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे। मैंने ये कहा था, मैं आज उस बात के ऊपर फिर कायम हूं कि अगर
पंजाब का कोई व्यक्ति प्यासा रहेगा, हम धरती में अपना ट्यूबवेल लगा करके वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जमीन का स्रोत है पानी और ये नीचे चला गया है, वो प्रकृति का स्रोत है, वो ग्लेशियर पिघल करके आता है, वो बरसात का पानी है जो प्रकृति से मिलता है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, वो पानी से हम उसको ट्रीट करके पीने योग्य बनाते हैं, उसको देने का काम करें। इस प्रकार की ये छोटी सोच मत रखिए। मैं ये बात कहना, ये समय समय के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं, ये हम कल माननीय इनका फैसला हमने देख लिया। मैं फिर ये बात उनको कह रहा हूं कि भाईचारे को आप बिल्कुल खराब मत करिए, नहीं तो पंजाब के लोग आपको भी मान साहब कांग्रेस की तरह बैठाने वाले हैं, इसको भी बैठाने वाले हैं। आप देख लें, हरियाणा के भी कई नेता कह रहे हैं, हरियाणा के भी कई नेता कह रहे हैं, मनीष ग्रोवर की बात करें या और नेता भी कह रहे हैं कि रास्ते रोक देने चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ये बड़ी खबर, कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग के अंदर कई एजेंडों पर मोहर लगी है। अग्निवीरों के लिए सरकार का ऐलान, तो अग्निवीरों के लिए भी बड़े ऐलान सरकार ने की है। अग्निवीरों के शहीद होने पर 1 करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। अग्निवीरों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। अग्निवीर के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि उसे दी जाएगी, परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में 10% का फैसला भी लिया गया है। अग्निवीरों के लिए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में 10 की बजाय अब 20% कोटा रहेगा। सीएम सैनी की तरफ से यह बड़ा फैसला, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे, अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये तो हो ही गया जब 1 करोड़ रुपए का दे रहे हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहां दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर। और इसी पर बातचीत करेंगे रामराजी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है अग्निवीरों के लिए
किस तरह से देखा जाए इस फैसले को, क्या सोच करके सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है अग्निवीरों के लिए, जो कोटा भी बढ़ाया गया है कांस्टेबल भर्ती में? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो एक कानून बन चुका है। ऐसे अनेकों ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, जो 24 घंटे सेवा में लीन रहते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और पहले भर्तियां किस आधार पे होती थी हरियाणा में? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। माननीय मनोहर लाल जी, आज उनका जन्मदिन भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई भी देता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के इन बच्चों को नौकरियां दूंगा। और उन्होंने दी। उनका अनुसरण डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और जिस तरह से आज मंत्रिमंडल में उन्होंने घोषणा करी अग्निवीरों के लिए, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। हमारा भाई कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपये परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। और कांस्टेबल में भी जैसे कोटा पहले 10% था, 20% बढ़ाया गया है। अनेकों ऐसे काम आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, तो जन जन को उभा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से उनकी अध्यक्षता में हरियाणा में चुनाव लड़ा और दूसरी बार जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने और स्पष्ट बहुमत आया, 48 सीटें आई हमारी। और ऐसे दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगाई पार्टी ने, विशेष भूमिका रही और 48 सीटें दिल्ली में आई। और केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने, केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था कि भाई हरियाणा यमुना नदी में जहर में लाके भेज रहे हैं, अंतिम छोर पर गए यमुना मैया का। रामराजी शर्मा जी, सवाल अग्निवीरों का है। अग्निवीर को लेकर के ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो अब लिया गया है, इसको लेकर के लगातार जो खबरें जिस तरह की सामने आ रही हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, विरोधी भी लगातार आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जब से अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं आप लोग, तब से ही आपको घेराबंदी की जा रही है। शुरुआत में कहा जा रहा था बहुत सफल रहेगी ये योजना, लेकिन अब कहीं ना कहीं युवाओं में जो रुझान बहुत ज्यादा अग्निवीर योजना को लेकर के नहीं देखने को मिल रहा है। जो लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जो युवा सेलेक्ट भी हो जाते हैं, वो भी अग्निवीर योजना में नहीं जा रहे हैं। क्या इसी वजह से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है सरकार को? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे युवाओं का बहुत बड़ा। आपकी आवाज मुझे सही तरीके से नहीं मिल पा रही है रामराजी शर्मा जी। फिर से मैं जुड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी टीम को मैं कहूंगा कि फिर से आपको कनेक्ट करें। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती के लिए 10 से बढ़ाकर के 20% कोटा पुलिस में कर दिया गया है। अन्य विभागों में भी 10-10% का पहले कोटा रखा गया था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके कांस्टेबल भर्ती में, हरियाणा पुलिस की भर्ती में 20% कोटा कर दिया गया। और अगर अग्निवीर शहीद होते हैं तो 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। रामराजी शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि कई तरह के सवाल अग्निवीर योजना को लेकर के उठ रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जैसे 10% कोटा पहले उसमें था, कांस्टेबल की भर्ती में था, 20% कर दिया गया है जी। और अग्निवीर को ये उद्योगपति भी चाहते हैं तो उनको वेल ट्रेंड उनको प्रथम मिले। और वो भी औद्योगिक क्षेत्र वाले भी मांग करते हैं कि जब वो अपना टर्म पूरा करके आते हैं, कुछ तो वहीं रह जाते हैं और जो बाकी रिटर्न होते हैं उनको इतना पैसा भी मिलता है ताकि वो अपना व्यापार शुरू कर सकें। आरएम लाइसेंस में भी उनको वरीयता दी जाती है। अनेकों ऐसे कार्य हैं
अनेकों ऐसे लाभ हैं जो अग्निवीर को दिए जाते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज हमारे मंत्रिमंडल ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। भाई पहले ऐसा वो नहीं था, अब उन्होंने, अगर हमारा भाई कभी ऐसी वो बात आ जाए, शहीद हो जाता है, तो हमारे भाई के परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक मदद मिलेगी। और जैसे कोटा उन्होंने बढ़ाया है कांस्टेबल में 10 से 20% कर दिया गया है। इस बात के लिए मैं प्रदेश की जनता की तरफ से माननीय और हमारे युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और ये बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में लीन रहते हैं और कभी इन्होंने ये प्राउड नहीं किया भाई ये मुख्यमंत्री, ये प्रधान सेवक की हैसियत से काम करते हैं। और कभी भी आप इनके वहां पे जाइए, आप संत कबीर कुटीर आवास पे, वहां हमेशा भरा रहता है, वहां लोग मिलते रहते हैं और सबको पूरा समय देते हैं। और जिस तरह से इनकी परिस्थिति बढ़ती जा रही है, दिल्ली में इस विशेष भूमिका रही, दिल्ली में गई है। अब पंजाब में क्या है, पंजाब का जो मैं कारण बताऊं, पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज्यादा मांग हो रही है, क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब के किसान बहुत भारी तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। और वो चाह रहे हैं जिस तरह से हरियाणा में भी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, पंजाब में भी सरकार हमारी बने और सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं। और किसान पंजाब का हमारे मुख्यमंत्री से बहुत खुश है। और पंजाब में दिक्कत है वो किसानों को, क्योंकि वहां की सरकार ऐसा कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में भगवत मान को कहा था पंजाब के सीएम को, भाई इनके ऊपर लाठियां मत बरसा, इनका सिर मत फुड़वा, ये हमारे अन्नदाता हैं और इनके साथ गलत मत कर, और सभी फसलें एमएसपी पर खरीद। हरियाणा में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत थी तो पंजाब में थी, और पंजाब में इन्होंने लाठियां मरवा दी उनके किसानों पे, और अब इन्होंने पानी बंद कर दिया हरियाणा का। ये वही दिल्ली का बदला लेने के लिए भागवत मान ने, ये केजरीवाल इनको उकसा रहा है। केजरीवाल चाह रहा है भाई ये भागवत मान फेल हो जाए, और दिल्ली में केजरीवाल फेल हो गया, ये पंजाब का सीएम बनना चाह रहा है। और पहले हमारा पानी पूरा मिलता था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पंजाब हमारा बड़ा भाई, इतना बढ़िया भाईचारा हमारा, और फिर गुरुओं की धरती पंजाब। और हम पानी का, कोई मेहमान आता है पहले पानी का से उसका अतिथि सत्कार करते हैं, और कहीं भंडारा लगाते हैं, वहाँ पानी पहले पिलाया जाता है, कहीं गुरुद्वारा हो लंगर लगाते पानी पहले रामराज शर्मा जी, ठीक है, तमाम पहलुओं पर आप अपनी बातें रख रहे हैं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अग्निवीर भर्ती को लेकर के जो फैसला लिया गया उस पर हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो अग्निवीर भर्ती को लेकर के जिस तरह का जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे राज्य की जहां पर बीजेपी की सरकारें, कि अग्निवीरों का कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि अग्निवीरों को लेकर के वो रुझान युवाओं में देखने को नहीं मिल रहा है। वो विश्वास लोगों में, युवाओं में विशेष रूप से जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनमें वो रुझान नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों की सेवा, ठीक है अग्निवीर कुछ दिनों की सेवा है, लेकिन वहां से उनको फिर वापस आना है, वापस आकर के उनको फिर दूसरी जॉब में जाना है। इस बात को लेकर के युवाओं में वो विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है अग्निवीर योजना को लेकर के। क्या ये बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है क्या ये योजना? नहीं, ऐसी ये कोई चुनौती नहीं है, ये कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था, और हमारे भाई जैसे पहले कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था, भाई संविधान बदला जा रहा, आरक्षण खत्म कराया जा रहा, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक उन्होंने बांट दिए थे, तो हम 5 सीट पे रह गए थे, नहीं तो हम 10 की 10 जीतते। ऐसे ही उन्होंने अग्निवीरों के बारे में दुष्प्रचार किया था, और अब हमारे युवाओं का रुझान है, और ये तो बहुत पहले बहुत अच्छी योजना है। इसका मतलब क्या है, इंटरनल रूप से हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को मजबूत करना। अगर कश्मीर में अग्निवीर होते तो ये नरसिंहार नहीं होता, कहीं पर भी हमारा अग्निवीर होगा, हमारे फौजी होंगे, दे आर वेल ट्रेंड पीपल, और लाइसेंस में, आर्म लाइसेंस में भी उनको वरीयता दी जाती है। इसका मतलब भारत को आंतरिक रूप से और मजबूत करना। जैसे इजराइल जैसा देश है और अन्य देश हैं, अन्य देशों में पहले से लागू है ये, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी योजना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अच्छा काम कर दिया। इस बात के लिए मैं दोबारा से फिर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत अच्छी योजना है, और मैं युवाओं को भी आह्वान करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर में उसमें शामिल हों और अपने देश की सेवा
देश सेवा करें। और वहां से तो ट्रेनिंग भी मिलती है, जो पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई भी कर सकता है जी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, और चलिए। फिर बॉडी भी मजबूत रहेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामराजू शर्मा जी हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। तो अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरीके से बड़े फैसले हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए, हालांकि इससे पहले भी इस तरह का फैसला लिया गया था जब 10% कांस्टेबल भर्ती में उनका कोटा रखने की बात कही गई थी। अब इसे बढ़ाया गया है, 20% कोटा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में कर दिया गया है। और अगर शहीद होता है कोई अग्निवीर जवान तो 1 करोड़ रुपए उस शहीद के परिवार को दिए जाएंगे अनुदान राशि के रूप में। मंत्रिमंडल ने जो नई गौशालाओं के लिए उनकी भूमि खरीद के लिए या बिक्री के लिए उसकी डीड दस्तावेज पर लगने वाला स्टैंप शुल्क वो 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदना चाहेगा तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको माफ किया है। हमने नगर पालिकाओं के खातों में उसकी पारदर्शिता के लिए भी आज जो मंत्रिमंडल ने सहमति दी है, आज की बैठक में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने की मंजूरी दी गई है। हमने मंत्रिमंडल के अंदर जो शहीदों के सम्मान में हमने बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी श्रीमती गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने की भी मंजूरी दी है। और 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान नायक संदीप ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के कल्याण के लिए ये जो 200 वर्ग गज का प्लॉट है ये देने का निर्णय किया है। तो कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हाईवे से सीधे तौर पर शराब की दुकान अब नहीं दिखेगी और ठेकों का सीधा संपर्क हाईवे से नहीं होना चाहिए, ये फैसला सीएम ने लिया है। ऐसे शराब के ठेकों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। कई एजेंडों पर बैठक में चर्चा हुई और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। और चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।